हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा, हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड बोर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या थे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियस द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एज स्मॉल एज एन इलेक्ट्रॉन। तो हाइजेनबर्ग ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी लाइट मूविंग पार्टिकल है या फिर जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मूव कर रहा है, तो अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कितनी है या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी कितनी है, तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी लाइट मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी आप एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है ना। और उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी। मैथमेटिकल को इक्वेशन क्या थी? उन्होंने बोला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको जो एक्सप्लेन करता हूँ डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी क्या है। तो बच्चों ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया इन्होंने, इसका डेरिवेशन आपको नहीं याद रखना है, क्योंकि अब आप पूछ भी सकते हो कि सर ये इक्वेशन कहाँ से आई। तो इसका पूरा एक मैथमेटिकल है, डेरिवेशन है, लेकिन वो ना IIT JEE के सिलेबस में है, ना ही वो नीट के सिलेबस में है, ना ही आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आपको जानना ही नहीं है। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी देख लो। तो डेल्टा एक्स मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होती है, थोड़ा वेट करो, मैं बताने वाला हूं आपको। डेल्टा मी मतलब पी मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब देखो डेल्टा पी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, एम डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लो। तो डेल्टा बी मतलब क्या होगा? ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो ये तीनों मतलब समझ में आ गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है। अब इसी इक्वेशन का तो एम डेल्टा वी यहां रखोगे तो वैल्यू इक्वेशन क्या आएगी? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई 4 पाई। अब h आपको पता ही है, h क्या? h मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूं कि 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू आपको पता ही है, 22/7 लिख दो या फिर 3.14 लिख दो। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों यहां पर आते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा बी मतलब होता क्या है। चलो देखो, अगर बच्चों देखो मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है और हम लोग यहां पर हैं, तो मैंने पूछा कि बताओ बच्चों यहां से इलेक्ट्रॉन की बताओ पोजीशन कितनी है। तो आपने बोला पोजीशन मान लो इसकी x है और वेलोसिटी कितनी है? v है, आपने बोल दिया। तो बस हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि आप एक साथ कोई भी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी लाइट पार्टिकल, हल्का पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, देखो इंपॉसिबल है बताना, क्या? एग्जैक्ट पोजीशन और उसका मोमेंटम, यानी उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एग्जैक्ट आप बता ही नहीं सकते। और उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू प्रूफ किया। ये हम लोग आगे और डिस्कस करूंगा मैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है। तो अगर आपने बोला कि यहां से x मीटर है, तो आप कुछ ना कुछ गलती करोगे, है ना। वो गलती क्या होगी? यानी आप कुछ ना कुछ क्या बताओगे? अनसर्टेनिटी रखोगे। तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स की तुम गलती कर रहे हो। जैसे तुमने बताया कि मान लो यहां से कुछ है कि मान लो 5 मीटर पर है या 5 नैनोमीटर पर है, तो आप क्या करोगे? वो हो सकता है 5.1 नैनोमीटर पर हो या फिर 5.1 ना हो के हो जाएगा, हो सकता है 5.2 नैनोमीटर पे हो। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? तुमने 5 बोला बट एक्चुअल में निकला 5.2, तो क्या हो गया? 0.2 क्या हो गया? वो अनसर्टेनिटी हो गया, डेल्टा एक्स हो गया। आपसे पूछा वेलोसिटी कितनी है, आपने बोला कि मान लो कि कुछ भी v मीटर पर सेकेंड है ना, बट v नहीं एग्जैक्ट बता पाओगे, कुछ ना कुछ गलती करोगे और वही गलती क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है। तो डेल्टा एक्स मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा v मतलब क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है। अब डेल्टा v मतलब क्या होता है? वो होता है m डेल्टा v। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसको रफ करता हूं।
अब देखो बच्चों फिर हम लोग इस इक्वेशन पे आते हैं, तो मैं इक्वेशन को फिर से लिखता हूं। तो इक्वेशन लिखा हुआ है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी को मैंने लिख दिया एम डेल्टा बी ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, h बाई 4 पाई हो जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो इन्होंने ये बोला कि अगर देखो इफ अगर आप चाहोगे कि नहीं हमें एग्जैक्ट पोजीशन निकालूंगा, है ना, तो आप अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन निकालोगे मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, आप अनसर्टेनिटी 0 रखना चाहते हो कि मैं एग्जैक्ट पोजीशन निकालूंगा, तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी नहीं निकाल पाओगे। अगर आप वेलोसिटी निकालने जाओगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी इंफिनिटी कर दोगे। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो मैं एक और अच्छे से एक्सप्लेन करने को ट्राई करता हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग। देखो देखो जो मैंने थोड़ी देर पहले रफ किया, देखो मान लो जैसे यहां पर हो, आप यहां पर हो, जैसे मैं यहां पर हूं, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब ऐसे मूव कर रहा है। तो मैंने पूछा बता बच्चों यहां से इसकी पोजीशन कितनी है, तो आपने बोला कि इसकी पोजीशन x मीटर है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप कुछ ना कुछ गलती करोगे, मैं बोल रहा हूं, हाइजेनबर्ग ने ऐसा बोला था, मैं नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने आपसे पूछेगा वेलोसिटी कितनी है, आपने बोला v है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला कुछ ना कुछ गलती करोगे, एक साथ दोनों चीजें निकाल ही नहीं सकते तुम, है ना। और उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू समझाया भी, देखो कैसे समझाया। उन्होंने बोला कि अगर तुम एग्जैक्ट निकालना चाहोगे, कि बोलोगे ये वाली वैल्यू 0, जितना हो मैं एग्जैक्ट निकालूंगा, तो अगर तुम एग्जैक्ट निकालोगे तो यानी अनसर्टेनिटी 0 होनी चाहिए। यानी क्या होगा, अगर अनसर्टेनिटी तुम 0 कर दोगे, 0 कर दो, तो बताओ बच्चों यहां से डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो डेल्टा बी कितना आएगा, देखो यहां पर लिख सकते हो एम डेल्टा बी क्या होगा, h बाई 4 पाई होगा, और डेल्टा एक्स क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू 0 करोगे तो बच्चों डेल्टा बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो गई, इंफिनिटी हो गई। इसका मतलब अगर तुमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 किया, यानी तुम एग्जैक्ट अगर पोजीशन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी, इंफिनिटी हो गई, मतलब तुम इसको कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलो अच्छी बात है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट इसी में बताता हूं, अगर आपने कहा कि नहीं मैं एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट करूंगा, या सॉरी एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, अब एग्जैक्ट वेलोसिटी आप बताओगे तो क्या करोगे, ये अनसर्टेनिटी 0 रखोगे। अगर ये वाली वैल्यू 0 रखोगे देखो क्या होगा, मैं देखो रखता हूं डेल्टा बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 0 कर दी, कि मुझे एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो यहां पर डेल्टा बी को नीचे शिफ्ट करो तो क्या होगा, तो डेल्टा एक्स इंटू एम लिखा हुआ है, ये h बाई 4 पाई है इंटू 1 बाई डेल्टा बी है। अगर ये वाली वैल्यू 0 रखोगे तो 1 बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी इसमें जो अनसर्टेनिटी हो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी एक चीज को तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करने जाओगे तो दूसरी चीज में अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना। तो मैथमेटिकली आपको समझ में आ रहा है। अब ये डेरिवेशन कहां से आया ये आपको नहीं जानना है, तो इतना आप टेंशन मत लेना सोच सोच के, ठीक है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। और जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसी फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे। मिनिमम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं अनसर्टेनिटी, देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो गया इंटू एम डेल्टा बी हो गया, इक्वल टू का साइन। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इक्वल टू साइन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मिनिमम अनसर्टेनिटी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके आगे का पार्ट हम लोग फिर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जितना भी अभी तक थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके ऊपर। जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 1 बाय 1 तीनों सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हम लोग 3rd नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ये। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आपको दिया हुआ है और बोल रहा है द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आपको याद होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, डेल्टा एक्स इंटू क्या था, डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू क्या था, h बाई 4 पाई। लेकिन जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा इक्वल टू का साइन लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मिनिमम अनसर्टेनिटी पे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आपको याद होगा अगर। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, डेल्टा पी देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, h की वैल्यू आपको पता ही है, पाई आपको पता है, सीधे सॉल्व कर लो ये, तो सीधे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आप इसको सॉल्व करो और ये आंसर दिया हुआ है, आंसर से मैच करना, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताना कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या किसी को अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने इसको नोट कर लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कर सकते हो आप लोग इसको। तो लिखा है ए बॉल ऑफ मास इतने ग्राम इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ इतने मीटर पर सेकेंड इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी इतने परसेंट 0.1% दिया है, द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज पूछ रहा है आपसे। फिर यहाँ देखो बच्चों, हमने अभी आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस दिए हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू क्या होगा, एम डेल्टा बी क्या होता है, h/4 होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, चलो बहुत अच्छी बात है। m की वैल्यू, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, kg में रखना है आपको, तो मैंने kg में पुट कर दिया। डेल्टा बी की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, अब डेल्टा बी यहाँ देखो कितना होगा, तो बोला डेल्टा बी नहीं, यहाँ पे v दिया हुआ, उसका देखो एरर देखा है, एरर कितनी, इतने परसेंट की है। डेल्टा बी क्या होगा, इसका 0.1% हो जाएगा, तो ये आ गई डेल्टा बी की वैल्यू आ गई। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो यानी डेल्टा बी की जगह क्या रखोगे, 10 इंटू 0.1/100, 10 का इतने परसेंट, और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 हो गया, और ये वैल्यू होगी 3.14। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी सॉल्व करने में आपको। फिर मैं रफ करता हूँ इसको भी। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट नंबर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये प्रूफ क्या करना है आपको कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये बच्चों, अगर आपने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा तो वहां मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है, न्यूक्लियस अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अंदर क्यों नहीं होता है, ये मैं कब प्रूफ करूंगा, जब मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा। तो अब उसको प्रूफ करने की बारी आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो, मान लो ये रूम है, ठीक है। इस रूम में मैंने आपसे पूछा, मैं इस रूम में, ये रूम एक क्यूब है और इस रूम के अंदर सिर्फ मैं हूं, आप क्या हो, रूम के बाहर हो। तो मैंने आपसे पूछा कि बताओ मेरी एग्जैक्ट पोजीशन कितनी है, कहां पर एग्जैक्ट पोजीशन, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। मैं यहां पर भी हो सकता हूं, वहां पे भी हो सकता हूं, यहां पर भी हो सकता हूं, कहीं भी हो सकता हूं रूम में, क्योंकि आप तो मुझे देख ही नहीं रहे हो। जैसे कि आपने पूछा अब बताओ एग्जैक्ट बताओ कहां पर हूं, तो आपने बोला कि मैं यहां पर हूं और मैं मान लो यहां पे निकला, तो अनसर्टेन जो इतना जो डिफरेंस आया वो क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया। जैसे फिर हमने पूछा दोबारा कि बताओ अब बच्चों अब मैं कहां पर हूं, आपने बोला मैं वहां पर हूं और मान लो मैं यहां पे निकला, तो ये क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया, ठीक है। यदि कुछ ना कुछ आप एरर कर रहे हो, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो। वैसे मैंने पूछा कि बताओ बच्चों मैं मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी, आप मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कर सकते हो, कितनी कर सकते हो सोचो। अगर आप वहां बताओगे और मान लो मैं वहां निकला, तो ये क्या हो गया, एज लेंथ हो गई, इतनी नहीं, इससे सबसे ज्यादा लेंथ कितनी होती है, एक क्यूब में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बॉडी डायगोनल की होती है। अगर आपसे पूछा कि बताओ कि मैं कहां पर हूं, आपने बोला मैं वहां पर हूं और मान लो मैं वहां पे निकला, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी हो गई, बॉडी डायगोनल के बराबर। देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहां पर बहुत ही ध्यान से देखो। जैसे बच्चों देखो एक क्यूब है ना, तो इसमें मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कर सकते हो आप लोग, ध्यान से देखो। अगर मैंने पूछा कि मैं कहां पर हूं, मैं मान लो तो आपने बोला यहां पर हूं और मैं मान लो यहां पे निकला, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इतनी होगी।
क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसकी होती है क्यूब में, बॉडी डायगोनल की होती है। बॉडी डायगोनल मतलब क्या होता है, वो कॉर्नर से लेके वो कॉर्नर की जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या मेरी बातें फील आ रही है आप लोगों को? चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये बातें को समझना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं हो सकता। तो पहले मैं चलो मानता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है ना, क्योंकि अगर मैंने माना गलत माना होगा तो रिजल्ट भी हम लोग का क्या आएगा, गलत आएगा। तो मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो मैं देखो यहाँ बच्चों न्यूक्लियस बना रहा हूं, तो ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, तो मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन यहां पर है। मैंने पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आपने बोला मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला। तो ये क्या हो गई, इसकी अनसर्टेनिटी हो गई कि नहीं हो गई। तो आप मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कर सकते हो, देखो जैसे कि बच्चों ये देखो यहां पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू क्या होगा, h/4 पाई होगा। अब देखो मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां से डेल्टा वी की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं। जबकि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन देखो ये मैं वैल्यू रखना चाहता हूं। देखो मैं कैसे रखूं, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं कि मैं मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी कर सकता हूं। तो थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि न्यूक्लियस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। तो यार देखो न्यूक्लियस में बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस मैंने स्फेरिकल बना दिया। अब स्फेरिकल में तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी होती है, डायमीटर के बराबर। मतलब जैसे मैंने पूछा कि बताओ मैं कहां पर, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, आपने बोला इलेक्ट्रॉन यहां पर है, और मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पे निकला, तो ये क्या हो गई, ये इसकी डायमीटर हो गया। अब रेडियस की डायमीटर कितनी होगी इसकी न्यूक्लियस की, देखो न्यूक्लियस की रेडियस आपको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। तो ये अप्रोक्सीमेट होता है, कितना ऑर्डर होता है, ये 10⁻⁻15 मीटर में होता है। तो बच्चों इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस होगा, ये होगा 2 टाइम्स हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, है ना। अब मैक्सिमम अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो डायमीटर के बराबर होगी, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या था कि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी आप कितनी कर सकते हो, डायमीटर के बराबर कर सकते हो। क्या मेरी बातें फील कर पा रहे हो आप लोग? अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज एक बार रिपीट करके लेक्चर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो बातें बोल रहा हूं उस बात को रोक के सोचो थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यानी मैक्सिमम अनसर्टेनिटी में इतनी कर सकता हूं, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम ले रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। चलो अच्छी बात है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 × 10⁻⁻15। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अब देखो बच्चों अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी, चलो वो भी लिखता हूं मैं। तो वो वैल्यू हो जाएगी, सॉरी ये तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये हो जाएगा h/4 पाई। तो h/4 पाई की भी चलो मैं वैल्यू रख देता हूं। तो h/4 पाई की देखो वैल्यू कितनी होगी, तो h की वैल्यू होगी 6.626 × 10⁻34। पाई की वैल्यू क्या होगी 4 × 3.14। अब जो ये वाली वैल्यू आ रही बच्चों, ये वाली वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने ये वाली वैल्यू क्या रखी है, मैक्सिमम रखी हुई है ना। चलो अच्छी बात है। अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी आ रहा है आपका, है ना, वो कितना आएगा, 31 है, ये 15 है, ये क्या -31, तो अप्रोक्सीमेट आएगा 10⁻12 मीटर पर सेकेंड ये वैल्यू। और जो कि ये वाली वैल्यू क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी मिनिमम उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 10⁻12 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा सोच के देखो, सबसे ज्यादा किसकी वेलोसिटी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की। लाइट से तेज कुछ भी नहीं होता, और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁸ में होती है। और जबकि ये देखो लाइट से भी 10,000 गुना ज्यादा है, जो कि गलत है। लाइट से ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है। अब लाइट से, अब इसको इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर होना है, तो उसकी वेलोसिटी लाइट से भी 10,000 गुना ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। लाइट से 10,000 गुना ज्यादा हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक चीज मैं और इसमें समझाता हूं, ध्यान से देखना। एक आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था बोहर मॉडल में, आपको याद होगा।
तो बोहर मॉडल में एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ था, वेलोसिटी इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड, है ना। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था जैसे n इंक्रीज करोगे ऑर्बिट वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, और जैसे n डिक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। यानी n इंक्रीज करोगे मतलब ऑर्बिट, यानी जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक लिमिट के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, तो वेलोसिटी उसकी बढ़ते बढ़ते स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी 10,000 गुना से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी आई है। अगर वो अनसर्टेनिटी 10⁻12 की करेगा तो उसकी वेलोसिटी तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो बहुत अच्छी बात है, तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों इसका रिजल्ट क्या आया, समझ में आई बात आप लोगों को? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रिजल्ट आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता। ये हम लोग किससे प्रूफ करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से प्रूफ करते हैं। इससे थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाओगे तो वेलोसिटी क्या होगी, न्यूक्लियस के पास जाओगे वेलोसिटी क्या होगी। देखो हाँ, न्यूक्लियस ऑर्डर कम कर रहे हो, 3 से 2, 2 से 1 पे आओगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते एक टाइम बाद इतनी ज्यादा हो जाएगी वो और पास न्यूक्लियस के आएगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्योंकि और पास आने के लिए उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना ज्यादा होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से तेज कुछ भी नहीं होता है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होता हो। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया है और आपने इसको नोट भी कर लिया है। चलो तो बच्चों देखो, 2 और अच्छे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो इनके आपको देखो आंसर भी दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल। तो देखो यहाँ पर बोला डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों क्या है, इक्वल है। चलो अच्छी बात है। तो बोला अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, है ना, और इक्वल टू क्या करोगे, h/4 करोगे। बोला दोनों वैल्यू बराबर है, तो इसको भी तुम डेल्टा पी लिख सकते हो, इसको भी तुम डेल्टा पी लिख सकते हो, और h बाई क्या हो गया, 4 हो गया। तो डेल्टा पी क्या हो गया, डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया, तो डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, h/4 हो गया, है ना। चलो अच्छी बात है। अब देखो स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लगा दोगे, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी की वैल्यू आएगी, ये आएगा h/4 आ जाएगा। अब देखो डेल्टा पी इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि हमको पता है कि डेल्टा पी इक्वल टू होता है m डेल्टा वी। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो यहाँ रखोगे m डेल्टा वी, तो डेल्टा पी इक्वल टू ये मतलब m डेल्टा वी इक्वल टू भी ये होगा, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू निकालो, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा वी की वैल्यू आएगी 1/, ये देखो ये 4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, और ये m नीचे शिफ्ट का हो गया, और ये हो गया h/π हो गया। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया। देखो ये इससे आंसर से मैच कर रहा है, चलो अच्छी बात है फिर तो। अब देखो बच्चों, जो इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप लोग पढ़ लो, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों ने सॉल्व कर भी लिया होगा, क्योंकि बहुत आसान है ये। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो ये बोल रहा है कि ट्वाइस है डेल्टा पी का, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछी जा रही है। चलो ये भी उसी के जैसा सेम ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू का साइन लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, बताया था मैंने। तो ये हो गया h/4
4 पाई हो गया। चलो ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है यहाँ पर 2 डेल्टा पी है तो रख दो यहाँ पर 2 डेल्टा पी हो गया, और ये डेल्टा पी है, ये हो गया h/4 पाई। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा पी का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया h/4 पाई हो गया, है ना। अब ये इस 2 को मैं नीचे शिफ्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो क्या होगा, ध्यान से देखना, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ रहा है। ओके, ये डेल्टा, ये स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इस साइड में कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा पी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा h/8 पाई आ जाएगा, है ना। अब देखो डेल्टा पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया m डेल्टा v लिख सकते हो, तो मैं m डेल्टा v लिख देता हूँ। तो यहाँ हो गया डेल्टा पी जी लिख देता हूँ m डेल्टा v, तो डेल्टा पी की ये वैल्यू तो m डेल्टा v की भी सेम वैल्यू हो जाएगी, h/8 पाई हो गया, है ना। फिर देखो बच्चों मैंने क्या किया, डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये लिखा है 1/2m, ये मैंने m यहाँ लिख दिया और यहाँ से 2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया h/2 पाई, क्योंकि ये 2 अंदर शिफ्ट करोगे तो 8 आ जाएगा, देखो वही लिखा हुआ है। अब बच्चों देखो यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, क्या गलती करते हो कि आपका देखो मेरा तो आंसर ये आ रहा है लेकिन आंसर में तो ये दिया हुआ है, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे और ऐसा हो सकता है एक भी आंसर ना दिया हो। तब देखो बच्चों क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना आप लोग मैं क्या बता रहा हूँ। डेल्टा v इक्वल टू हो जाएगा 1/2m लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 2m लिखा हुआ है। अब बच्चों देखो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको देखो h/2 पाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखो, जो h कांस्टेंट है 2 पाई कांस्टेंट, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया h बार। तो यहाँ देखो h नहीं लिखा हुआ, h बार लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, h बार लिख दिया। अब देखो आंसर से मैच कर गया, ये देखो आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर h नहीं है, h बार है, और h बार की वैल्यू क्या है मैंने मान ली, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट मान लिया। तो हो सकता है आंसर में आपको ऐसा दिया हो, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि लॉजिक सेम ही है, हम बार मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा और इसी से मैं सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक क्या कहते हैं, या फिर वो फेल क्यों हुआ था, ठीक है ना। तो बच्चों आपको याद होगा बोहर एटॉमिक मॉडल में सिर्फ किनके लिए मॉडल था, सिर्फ उन एटम के लिए था जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। हीलियम में आप वो मॉडल नहीं लगा सकते हो, लेकिन हीलियम प्लस में लगा सकते हो, वैसे लिथियम +2 में लगा सकते हो, ठीक है ना, आपको याद आ गया होगा। तो वही लिखा हुआ है, थ्योरी वॉज वेरी सक्सेसफुल इन प्रेडिक्टिंग एंड अकाउंटिंग द एनर्जीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के लिए नहीं था। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। और बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था कि बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर माना गया था, जबकि डी ब्रॉगली ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, और इन्होंने क्या माना था, सिर्फ पार्टिकल नेचर माना था। मतलब दूसरा ड्रॉबैक तो यही हो गया। थर्ड ड्रॉबैक क्या हो गया कि दिस कुड नॉट एक्सप्लेन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। एग्जैक्ट पोजीशन कैसे निकाली थी, रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में आया था। वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था 2.18 × 10⁶ ZYN मीटर पर सेकेंड। यानी बोहर ने एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, जबकि हाइजेनबर्ग ने क्या बताया था कि आप एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी एक साथ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की, जबकि इन्होंने कैलकुलेट कर दिया था। तो एक ड्रॉबैक तो वही हो गया इनका। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जीमन इफेक्ट को एंड स्टार्क इफेक्ट को। अब देखो जीमन इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू फाइनल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीमन इफेक्ट बोलते हैं। और स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू फाइनल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। क्या बातें समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब ये लोग जल्दी से आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो ये बोहर मॉडल फेल होने के बाद अब न्यू मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यू मॉडल क्या होगा, वेव मैकेनिकल मॉडल होगा।
ठीक है। उसमें हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात होगी वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के, ठीक है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। और ये दोनों सिर्फ डेफिनेशन याद करने से भी हो जाएगा, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो